नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं तत्व कौन कौन है। प्रश्न देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है, पार्ट 1 में 9 नंबर तक का प्रश्न हुआ था। यहाँ 10 से देखिए पार्ट 2 में स्टार्ट हुआ है ना। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या सभी। आप सभी का भी आंसर सही आ रहा है। टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? यानी विटामिन ए की कमी से होता है और कमी होता है तो रात में उसको कम दिखलाई पड़ता है, तो वो कौन सा रोग कहलाता है जो रात में कम दिखलाई पड़ता है? मिनी माता का रोग होता है, रतौंधी का रोग होता है, ग्वाइटर या घेघा का रोग होता है, या बेरी होता है? कौन सा रोग होता है आपको बताना है। ठीक है, ये आपको रीट 2016 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा चीज होता है? रतौंधी होगा। राइट आंसर इसका रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है। पंजाब टेट 2015 और झारखंड टेट 2013 का ये प्रश्न है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। बाकी आपको यहाँ सारा चीज़ PDF दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका प्रश्न कब आया हुआ है? तो यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? उस विटामिन का नाम बताइए जिससे प्रजनन क्षमता में मनुष्यों में कमी आ जाती है। क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। MP टेट 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है EVS के अंतर्गत। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तभी आप देखे होंगे विटामिन E। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकट्स, विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, सबको याद रखिए। यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है और हम तो देखिए आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप ठीक है बहुत से किताब लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये हैंड रिटेन नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आपके लिए देखिए हम अथक प्रयास के बाद यहाँ से नोट्स हाथ से बनाते हैं और वो भी पूरे चैप्टर का निचोड़, वस्तुनिष्ठ और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल सारी क्लासेज को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप EVS ही नहीं, देखिए यहाँ पर CDP का भी इसी कदर है। ठीक है, मैथ्स का भी इसी कदर है, सब कुछ। तो आप 1 to 5 के लिए देखिए पूरे एडमिशन लेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके आपका एडमिशन अभी चल रहा है। ठीक है,
हो सके कि यह बाद में 1000 रुपया हो जाए, लेकिन अभी 500 में चल रहा है, तो आप ऑफर का लाभ जरूर उठाइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। और एक केवल सेशन लेना चाहते हैं तो 150 रुपया में आपको मिल जाएगा। केवल ये चाहते हैं तो 150 रुपया में ले सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है। देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछ गया है, देख लीजिए। सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा, एमपी टेट में पूछा, उत्तराखंड टेट में पूछा, ठीक है। अब देखिएगा तो विटामिन ए से क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अब विटामिन के देखिए, जिस आदमी का विटामिन के का कमी होता है तो उसका खून रुकवे नहीं करता, इतना पतला खून होता है कि वो बहते रहता है। अगर देखिए खून कहीं भी निकल रहा है, खून कहीं भी निकल रहा है, अगर वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो खून बहना बंद नहीं होगा, ठीक है। अब रक्त का थक्का, तो किसी का खून पतला होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी तरह से गिर जाने पर उसका कहीं हाथ उत कट जाए या कहीं पैर कट जाए या माथा कट जाए, तो क्या होता है, ब्लडिंग जब होता है तो पानी के जैसा होते रहता है। तो ये क्या होता है ना कि के की कमी है उसको, और ये पानी पूरा ब्लड के साथ, तो उसका ब्लड पूरा ही निकल जाएगा। थक्का अगर बनेगा तब तो खून रुक जाएगा, लेकिन थक्का बना नहीं, इसलिए ब्लड पूरा निकल जाएगा। तो आपको समझिए क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो मौत भी हो सकती है। इसलिए वह विटामिन के है जिसकी कमी से किसी का खून पतला होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, विटामिन के। हाथी जैसे पशु का आहार है, हाथी जैसे जो पशु है उनका आहार क्या है? ये देखिए एमपी टेट 2015 का प्रश्न था, ठीक है। हरी पत्तियाँ खाते हैं, टहनियाँ खाते हैं, महुआ खाते हैं, सभी, ठीक है। तो हाथी जैसे पशु जो है हरी पत्तियाँ को भी खाते हैं, उसकी टहनियाँ को भी खा जाते हैं, महुआ को भी खा जाते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुर्गी खाती है, रीट 2016, यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को रीट नाम दिया जाता है, 2016 का प्रश्न है। हरी पत्ती, दाना, घास या कोई नहीं, ठीक है। तो मुर्गी क्या खाती है? तो मुर्गी दाना खाती है, क्लियर। अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करता है? अमीबा देखिए जो होता है अमीबा पेरेसियम जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपना विभिन्न जंतुओं किस विधि द्वारा भोजन करते हैं, जो आया है उसको भी हमने यहाँ पे आपके बीच रख दिया है। तो आप सभी देखिए इधर उधर भटकिएगा नहीं तो हम जैसा अभी देख रहे हैं बहुत से चैनल पर इतने सारे ग्रंथ ले के लोग पढ़े हुए हैं कि जहाँ देख के आप बोर हो जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और ज़्यादा प्रश्न आना है। जेसीईआरटी किताब पढ़ना है, नहीं तो जेसीईआरटी का नोट्स पढ़ना है। आपको बता देते हैं कि ईवीएस में सिर्फ 300 अगर प्रश्न आपको देख लीजिएगा तो यहाँ से 30 को नंबर भिड़ जाएगा, लेकिन वहाँ 3000 प्रश्न आप देखिएगा ना तो 3 को प्रश्न भी नहीं भिड़ेगा प्रैक्टिस सेट में, आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपना समय नहीं गवाइएगा व्यर्थ का, और यहाँ से ही तैयारी आप कीजिएगा जो नोट्स आपका बना हुआ है, ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं बताना है। कुटपाद विधि के द्वारा, मकरंद चूसकर, अनाज के दाने तक कीड़े मकोड़ों को पकड़कर, या कुतर कर, ठीक है। तो मकरंद चूसकर कौन अपना भोजन बनाता है? मधुमक्खी। अनाज के दाने तक कीड़े मेड़े को पकड़कर कौन खाता है? मुर्गा मुर्गी सब। और कुतर कर कौन करता है? तो चूहा करता है, यानी एक बच्चा कुटपाद विधि। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करता है? कुटपाद विधि से करता है। और ये सीजी टेट 2019 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। उत्तराखंड यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कुतपाट विधि द्वारा, फूलों के मकरंद को चूसकर, कुतर कर, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मधुमक्खी क्या करती है? तो मधुमक्खियाँ विभिन्न जगह से फूले पर बैठती है, वहाँ से उसका मकरंद को चूसती है और आ करके क्या करती है? तो वो अपना घोंसला बनाती है और वो मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है, और वो फूलों के मकरंद को चूस कर यहाँ पर वो छत्ता बनता है। तो मधुमक्खी अपना भोजन फूलों के मकरंद को चूस कर करती है, ठीक है। चूहा अपना भोज पदार्थ को खाता है। चूहा जो है अपना भोज पदार्थ को किस प्रकार से खाता है? उसके भोजन करने की विधि क्या है? मकरंद है, कुतर कर है, चोंच मार कर है, या कोई नहीं, ठीक है। मकरंद में मधुमक्खी होता है, कुतर कर कौन खाता है? तो आपको पता है चूहा खाता है, ठीक है। तो चूहा अपना भोजन कुतर कर खाता है। चोंच मार कर कौन खाता है? तो ये मुर्गी या मुर्गा जो भी कहिए ये खाते हैं, ठीक है। तो चूहा अपना भोज पदार्थ को कैसे खाता है? तो ये आपको खाता है कुतर कर, ठीक है। कहाँ आया हुआ था? तो एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। मनुष्य में भोजन का प्रारंभ होता है, मनुष्य जो भोजन करते हैं उसका प्रारंभ
कहाँ से होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? थोड़ा सा ये प्रश्न को कन्फ्यूज हो गया है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यह पाचन छूट गया। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? राजस्थान टेट 2013 से है, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या किसी से नहीं। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से होता है और पाचन भी वहीं मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न दो प्रकार से पूछ देता है कि मनुष्य में भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है, और मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भी याद रखिएगा मुख से ही होता है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो जैसे हम भोजन डालते हैं मुख से शुरू होता है, और समाप्त कहाँ होता है? देखिए, ये पंजाब टेट 2012 में पूछा है, समाप्त कहाँ होता है? तो समाप्त जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर? अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, हम जो भोजन लेते हैं उसमें से जो शरीर हमारा पचाता है वो क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। और जो अपच पदार्थ जो पचता नहीं है वो उत्सर्जन के रूप में हम लोग मल त्याग के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसका नाम यहाँ पर उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है, इसका राइट आंसर उत्सर्जन होगा। ठीक है, जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य क्या है? ये हरियाणा टेट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, या सभी। तो ये जीभ का ये सभी मुख्य कार्य यहाँ पर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पालक पदार्थ का रस, जठर रस, पिट्ठर रस, या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है। तो अमाशय में जो रस होता है उसको हम लोग जानते हैं जठर रस से, जिसको अग्नि कहते हैं। वही अग्नि से यहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहेंगे, या कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरियाणा टेट में 2012, CG टेट 2019, MP टेट 2012, 2013 और बिहार टेट 2023। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना जगह आया हुआ है। आपके लिए भी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, और आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, आप नोट्स नहीं पढ़िएगा, हैंड रिटेन नोट्स। अगर कहीं का किताब उताब लिए तो अच्छा बात है, उसको भी देख लीजिए, लेकिन कम समय में आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा। केवल EVS का नोट्स आपको कितने मिलेगा हमने बता दिया, 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। पूरे नोट्स और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पर अगर आप सब सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लगता है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये लगता है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके यहाँ से, और नहीं तो एक एक सब्जेक्ट का 150 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, जानतो रेसे हैं, जानतो रेसे। ठीक है, ऊन है, जानतो रेसे कौन है? ऊन है, रेशम है, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, जानतो रेसे मतलब जंतुओं से प्राप्त रेसे। जो रेसे जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जंतु रेसे कहते हैं। तो जंतु से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन होता है, रेशम भी प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों होता है, जंतुओं से, कीटों से। ठीक है, ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऊन किस किस से प्राप्त होते हैं? किस किस जानवर का ऊन होता है? ऊन का रेशा कौन कौन से मिलता है, ये आपको बताना है। MP टेट 2014 का प्रश्न है और यूपी टेट 2016 दोनों जगह पूछा गया था। तो भेड़, इससे, बकरी से, याक से, या सभी से। ठीक है, तो भेड़ से भी ऊन की प्राप्ति होती है। बकरी जो देखिएगा आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पश्मीना, उससे भी यहाँ पर रेशे की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। और याक जो जानवर है उससे भी ऊन की प्राप्ति होती है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये बिहार टेट देखिए, अभी हाल फिलहाल जो हुआ 2023 का पूछा गया प्रश्न है कि रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट जिसको कोकून कहते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीट जो होते हैं, रेशम जो है वो रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किया जाता है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट बहुत कम जगह मिलेगा, आपको कोकून नाम देगा।
तो याद रखिएगा कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप ईवीएस का ही किताब में ढूंढ पाइएगा, ये कहीं भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा पश्मीना शाल। ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं। देखिए सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया और सीजी टेट में पूछा गया। ठीक है। पश्मीना शाल जो होता है, देखिए आपको बता देते हैं, अंगोरा नामक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये बकरी होते हैं ऊंचे क्षेत्रों पर ठंडे प्रदेशों में रहती है। अब बताइए ठंडे प्रदेश में ये बकरी कैसे रह रही होगी? तो ठंडे प्रदेश में ये अपने बालों से बचती है। ठीक है। तो ये है आपका पश्मीना। तो ये क्या होता है कि एक समय में जब होता है तो इसके बाल को क्या कर दिए जाते हैं? छील दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और इसी बाल से शॉल बनाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना शॉल। ठीक है। आपको बता देते हैं ये शॉल बहुत पतला होता है, लेकिन इसकी गर्मी से आप परेशान हो जाइएगा। तो ये वही अंगोरा बकरी जिससे पश्मीना शाल बना है। ये पतला है ज़रूर, आपको लग रहा है कितना पतला से क्या जाएगा, लेकिन इसमें गर्मी बहुत है, जैसे ये ठंडे प्रदेशों में रह लेते हैं। ठीक है। अगला, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं? रेशम का कीट जो है वो किस पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं आपको बताना है। शरीफा के पेड़, कटहल के पेड़, शहतूत के पेड़ या कोई नहीं। ठीक है। आपको प्रश्न कब आया है? छत्तीसगढ़ टेट 2011, बिहार टेट 2021, एमपी टेट 2013 का प्रश्न पूछा गया है। तो रेशम के कीट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, वहीं पे रेशम के कीट होते हैं। ठीक है। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है? सबसे सामान्य रेशम कीट जो है उसका नाम क्या है? एमपी टेट 2012 का प्रश्न है। शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं। ठीक है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत का ही होता है। ठीक है। शहतूत पर ही होते हैं, ये शहतूत का रेशम कीट होता है। झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य में रेशम का उत्पादन होता है, वो किस प्रकार का होता है? जेटेट 2016 का प्रश्न था। सिल्क रेशम, बत्तर रेशम, तसर रेशम या कोई नहीं। ठीक है। तो झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। रेशम कीड़ा है कोकून का है, कैटरपिलर का है, सलब का है या कोई नहीं। ठीक है। उड़ीसा टेट 2016 का प्रश्न है। तो रेशम कीड़ा जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीड़ा जो है आपका वो कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। रेशम कीड़ा आपका कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है आपको बताना है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। याक से ऊन की प्राप्ति होती है, ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है, बकरी से भी ऊन की प्राप्ति होती है, कुत्ता से ऊन का प्राप्ति नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। मानव में शोषण होता है, मानव में जो शोषण होता है वो कैसे होता है? बिहार टेट 2011, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है। तो मानव में जो शोषण होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव शोषण करता है। केचुए में शोषण होता है, एच टेट हरियाणा टेट 2015 का प्रश्न है। त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है। तो केचुआ में जो शोषण होता है वो त्वचा के द्वारा वो श्वास लेते हैं केचुआ। ठीक है। मछली का शोषण अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। ठीक है। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो मछली का शोषण अंग को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है। मेढक में शोषण अंग होता है फेफड़ा, त्वचा, ये और भी दोनों या कोई नहीं है। तो मेढक में शोषण अंग फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, इसीलिए ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी और स्थल पर में भी रह सकते हैं, इसलिए ये उभयचर प्राणी भी है। और यही प्रश्न देखिए जैक के द्वारा अभी जो आकलन परीक्षा हुआ था उभयचर प्राणी का उदाहरण पूछा हुआ था। ठीक है। और ये नोट्स आपको मिले हुए थे। और ये कहाँ से है? तो क्लास 7 का, ये आप नोट्स तो देख रहे हैं, ये क्लास 7 में आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2 से लेकर के आपको 3, 7 ये सब में आपको ये नोट्स मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ने को आपको मिल जाएगा। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किसकी उपस्थिति उनके लिए एकदम अनिवार्य है, उसके बिना काम होगा ही नहीं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति या कोई नहीं। ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का होना सबसे अनिवार्य है।
यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न। देखिए आपको बताते हैं, इस तरह से सिर्फ ईवीएस का ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नोट्स तैयारी करवाया जाएगा। अभी ईवीएस आपका शुरू है, ईवीएस के लिए एडमिशन ले लीजिए 150 रुपये में, और नहीं तो पूरे के लिए चाहते हैं तो आप 500 रुपये दे करके 1 to 5 या 6 to 8 चाहते हैं तो 500 रुपये, दोनों के लिए अलग अलग 500 लगते हैं। आप तैयारी के लिए जुड़ जाइए। यहाँ पर हम केवल आपके लिए यहाँ पर JCERT किताब का बनाते हैं, और बहुत कम प्रश्न, केवल वैसे प्रश्न जो विभिन्न राज्यों में आए हैं, और साथ में उसी का थ्योरी क्लासेज भी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सभी जुड़िएगा, ठीक है। अब देखिए, हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? ठीक है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो है वो आपके जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये CG टेट 2016 का प्रश्न है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णविकृत, या कोई नहीं। देखिए कितना बार प्रश्न आया है। उत्तराखंड टेट 2018, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम जाने से पहले तक आपको देखिए जैसे वीडियो मिलता है, आप तो PDF लेना भूलिएगा ही नहीं। इस कदर आपके लिए देखिए हमने मेहनत करके बनाया है कि आप समझिए कि आपका यहाँ से प्रश्न पूरा भिड़ने वाला है, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मोटे मोटे ग्रंथ लेकर मत पढ़िएगा। कम प्रश्न है और ज़्यादा आने वाला प्रश्न है, आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। जरूर 150 रुपये में आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो उसमें पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, या सभी। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान से गुजर रहे होते हैं तो उस समय वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? तो वायुमंडल में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णविकृत कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के भोजन जो बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पत्ता, तना, जड़, या कोई नहीं। ठीक है, ये पंजाब टेट 2018 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? तो पौधों का जड़ जो होता है वो पानी को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पत्ता, तना, पुष्प, या जड़? ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो पौधों का आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसका दिखता है वो उसका फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? जैसे देखिए आपने एक पुष्प हमने बनाया, ठीक है, पुष्प बनाया इस तरह से, तो इसमें देखिएगा यहाँ से इस तरह का लगा हुआ रहता है, ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये पुष्प है। तो ये जो रंगीन भाग होता है, मान लीजिए कि ऊपर ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये रंगीन भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो पंखुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पंखुड़ी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और कब पूछा गया? तो ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। देखिए, पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण, या तंतु। ठीक है, पुष्प होते हैं ना, पुष्प जैसे अड़हुल का फूल आप देखे होंगे घर में, अपने घरों में होता होगा। ठीक है, पुष्प जो होते हैं, तो पुष्प में क्या होता है? जैसे इस तरह का जो होता है ये भाग, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से ऐसे ऐसे जो रेखीय संरचना निकला हुआ रहता है ना, तो ये रेखीय संरचना जो निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया? तो ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, वायदल, या सभी? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ठीक,
तो पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नर मतलब यहाँ पर हो गया पुरुष, ठीक है, नर मतलब पुरुष, तो पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर, ठीक है, पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर, तो पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, मादा, मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री, तो पुष्प के स्त्री है, तो पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री भाग, तो इसको कहिएगा स्त्री केसर, क्या कहिएगा, स्त्री केसर, तो पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री किस में बीजांड पाया जाता है, कभी पूछता है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड, बीजांड होता है, तो होता है स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है, ठीक है। जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं, जल के तेज बहाव को रोकने में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में, ठीक है। तो जड़ हमें जड़ के तेज बहाव, जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था, तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, वाय भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह, ठीक है। तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है, और ये अंडाशय किस में होता है, तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है, अंडाशय किस में होता है, स्त्री केसर में होता है, यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं, सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं, ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का, राइट आंसर O2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं, सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं, ठीक है, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधे की ज़रूरी पड़ती है, राइट आंसर बी है, ठीक है। बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं, जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं, UP टेट 2022 और JET टेट 2016, और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक, मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है वो अजैव घटक है, दिमाग में तो बैठा लीजिए, ठीक है। तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए UP टेट 2022 और JET टेट 2016, तभी वह सजीव है, तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं, अजैव घटक में रखते हैं, किस में रखते हैं, अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी, ठीक है। UP टेट 2019 का ये प्रश्न है।
तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊंट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018। ठीक है, तो ये मरुस्थल में ऊंट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला है मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। ठीक है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट। केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को। यूपी टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था। ठीक है, तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर JCRT ये गलत मान लीजिए जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से। ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है। ठीक है, तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी। राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक का जो जैक ने एग्ज़ाम लिया था, आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, अगला है बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा। ठीक है, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2022, CG टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016। ठीक है, तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2012, CG टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016। ठीक है, तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है। ठीक है, पर्वत किस प्रकार का घटक है? जैव, अजैव, सजीव, कोई नहीं। ठीक है, जैक 2025 आकलन परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि वैसे घटक जिसमें जीव हो, जीव मतलब सजीव हो। ठीक है, तो वो जैव घटक में जाएंगे, और जिसमें जीव नहीं यानी अजैव है वो अजैव घटक में जाएंगे। ठीक है, तो पर्वत में बताइए जीव होता है? ये सजीव है? नहीं, सजीव नहीं है, इसलिए जैव घटक नहीं होगा, अजैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अजैव घटक होगा। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तीनों को तुम याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से छप रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में या सभी में? ठीक है, ये CG टेट 2018, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018,
MP टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014, UP टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, यानी नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,206 मीटर, 8,848 मीटर, 8,512 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ CG टेट 2014, MP टेट 2017 और U टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा 8,848 मीटर। अभी हम देखिए इसका कहीं कहीं पर अभी जो ऑप्शन आ रहा है वो बता रहा है कि 48 से बढ़ के कहीं 50, कहीं 52 इस तरह से दे रहा है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, 8,848 से नीचे वाला को नहीं मानना है, लेकिन अगर 8,848 का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और वहाँ पर 8,852 दे रहा है तो आप 52 वाले को टिकिंग कीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी। ठीक है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, और ये बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,598, 8,312 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये UP टेट 2019 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है आपको 8,598 मीटर है। ठीक है, 8,598 मीटर है। नेक्स्ट है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी, कोई नहीं। देखिए ये 2008 का परीक्षा जेटेट के नाम से ही जाना जा रहा था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था, वो शिक्षक परीक्षा भर्ती हो गया, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसमें प्राय लगता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को आप द्वीप में लीजिएगा, लेकिन 3 ओर से घिरा है तो उसको प्रायद्वीप कहिएगा, और चारों ओर से घिरा होगा तो द्वीप कहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 ओर से जो समुद्र से घिरा है वो प्रायद्वीप है, और 4 ओर से घिरा है उसको द्वीप कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी या कोई नहीं। ठीक है, तो 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप हम लोग कहते हैं। ठीक है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र आपका द्वीप है, याद रख लेना है। देखिए अभी जो हम लोग फिर अभी यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे 24 से आगे, वो आपको देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का ही ये टॉपिक यहाँ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ये आपको क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान 1 हमारी जीवन रेखा से लिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा करके इस चैप्टर को देख सकते हैं, जिनके पास JCERT किताब है, और नहीं है तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एक भी प्रश्न बाहर का नहीं जाते हैं, गूगल वर्ल्ड से नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको JCERT किताब से लेकर के बनाए हुए हैं, और लगभग यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप सभी जुड़िएगा। अगर केवल पर्यावरण अध्ययन का केवल चाहिए तो 150 रुपये, और पूरे 1 से 5 की तैयारी चाहिए तो 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सारा क्लास का PDF वीडियो क्लासेस सारा कुछ मुहैया कराया जा रहा है। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। JCERT जैक के किताब का हैंड रिटन नोट्स पढ़ने के लिए, और साथ में क्लास भी रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, दोनों चीज़ पूछता है। वन दिवस ना, तो 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को वन दिवस। ठीक है, 21 मार्च को वन दिवस। उसके बाद देखिएगा 22 मार्च, 22 मार्च। ठीक है, इस डेट को भी याद रख लीजिएगा। और एक होता है पृथ्वी दिवस, यहाँ से भी प्रश्न होता है। एक होता है जल दिवस। तीनों दिवस को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों दिवस से प्रश्न आता है। 21 हो गया, 22 मार्च हो गया, एक 22 अप्रैल हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605 वर्ग किलोमीटर, 23,804 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है आपको बताना है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन
फैला हुआ है। तो ये आपका जो है देखिए यहाँ पर 23,605 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 23,605। पीजीटी एग्जाम 2022, झारखंड दरोगा 2017 ये प्रश्न पूछा गया था। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? जेटेट का भी प्रश्न है और यूपी टेट का भी प्रश्न है। 29%, 25%, 22%, 24%। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य में जो वन है वो आपको 29% भाग पर वन फैला हुआ है। झारखंड राज्य में वन कितने प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर वन फैला हुआ है। पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? पेड़ पौधे जो है या जिसको वन कहे किसका संतुलन करते हैं? हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो दोनों का ही संतुलन करते हैं। दोनों संतुलन रहने से ही पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहता है ना। तो वो दोनों का संतुलन करते हैं, यानी ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, यानी राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आगे जो है क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान का ये प्रश्न है। क्लास 7 एक्सरसाइज 10 विज्ञान जाकर के आप देख सकते हैं। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? उत्तराखंड टेट 2016, यूपी टेट 2019 और एमपी टेट 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु को, जल को, वन को या भूमि को? ठीक है, तो प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। वन को कहा जाता है क्योंकि वन ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बीच क्या करते हैं? संतुलन बनाए हुए रखते हैं, जो कि मानव या जीव जंतु दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है श्वास लेने के लिए। इसलिए इसको प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जल को कैसे अवशोषित करते हैं? ये एमपी टेट 2014, उत्तराखंड टेट 2018 और सीजी टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है, वृक्ष जल को कैसे अवशोषित करते हैं? पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो वृक्ष जो जल का अवशोषण करते हैं वो आपका जड़ के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व उष्णन, समझिए ये है क्या चीज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होता क्या है देखिए कि जब वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वहाँ पर जो होता है क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और शहरों में पेड़ पौधा नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगा नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगा नहीं। तो इस तरह से जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और इसी तापमान को बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है या विश्व उष्णन कहलाता है। बहुत तरह से प्रश्न पूछता है, इसीलिए आपको यहाँ जाना जरूरी है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या होता है? अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या उसी को विश्व उष्णन कहते हैं। ये झारखंड टेट और एमपी टेट दोनों का प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, ये चिपको आंदोलन क्या है? उत्तराखंड है। क्यों चलाया गया था? तो ये पेड़ पौधा को बचाने के दृष्टि से चलाया गया था, क्योंकि वहाँ के जो चंदन के पेड़ थे उसको बाहर के तस्कर लोग क्या करते थे? लोग वहाँ से काट के बेच देते थे। इसके लिए ये जो पेड़ थे उत्तराखंड के जंगलों का, वो क्या था? वहाँ के लोगों को जीविका का मुख्य साधन था। और इसके लिए यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा की तरफ से ये कहा गया कि आपको जो है पेड़ से चिपक जाना है। क्या करना है? पेड़ से चिपक जाना है। अगर कटे तो हमारी मुड़ी कटे या धड़ कटे या सर कटे या जो भी हो, इसके लिए इस आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन दिया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2016 और यूपी टेट 2012 का प्रश्न पूछा गया है। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? बिहार टेट 2011 प्रश्न है। उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? ठीक है, एपिको आंदोलन जो है आपको कर्नाटक में चलाया गया था।
झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? झारखंड अनुसेवक और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा दोनों में पूछे गए थे। पर्णपाती वन, आर्द्र पर्जन्य वन, शुष्क पर्जन्य वन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो झारखंड में वन पाए जाते हैं वो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ जो होते हैं किसी विशेष ऋतु में झड़ जाते हैं, पूरे नंगा हो जाते हैं पेड़ यहाँ के। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद इसमें पत्तियाँ हरी हरी आती है, तो ये शुष्क वन कहलाते हैं। इसलिए झारखंड में जो वन पाए जाते हैं वो आपको शुष्क पतझड़ वन कहिएगा, ये शुष्क होते हैं यहाँ की जगह। ठीक है, वन के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है कि वन के संबंध में इसमें क्या सही बात बोला गया है। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, वन भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं। राइट आंसर सभी। सीजी टेट 2014 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न। ठीक है, तो वन मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन के मतलब कि जैसे देखिएगा बरसात के दिनों में जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो आप मिट्टी देखिएगा, यहाँ बहुत अधिक मिट्टी है तो ये बह करके यहाँ का सारा मिट्टी यहाँ पर गड्ढा बना देता है और यहाँ मिट्टी यहाँ आके कर देता है। तो ये मृदा का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना ढो करके वही मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन जहाँ वन रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पानी की धार ज़्यादा तेज नहीं होती है। ज़्यादा धार तेज होने के कारण ही मिट्टी का कटाव हो पाता है। तो वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण संतुलन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वन रहेंगे तो बना हुआ रहेगा। भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, जहाँ की जड़ें होती है, जड़ पानी को सोखते रहते हैं, इसलिए वहाँ क्या करते हैं वन जो होते हैं पानी को बहने नहीं देते हैं, जिसके कारण वहाँ का जल स्तर जो है बढ़ा हुआ रहता है। यानी राइट आंसर का डी होगा, सभी होगा। ठीक है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, इसमें से बताना है आपको। वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती वन की संख्या। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रदूषण। आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016, सीजी टेट 2014, एमपी टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो वन प्रदूषण का मुख्य कारण, तो यहाँ पर पहला आप देखिएगा तो वन की कटाई जितना ही होगा प्रदूषण उतना ही होगा। ठीक है, वर्षा की अधिकता का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। वनों का संरक्षण का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। वन का जितना ही संरक्षण होगा, वन का जितना ही बचाव होगा, वो प्रदूषण उतना ही कम होगा। ठीक है, ये प्रदूषण का कारण नहीं है। बढ़ती वन की संख्या, अगर वन बढ़ेंगे तो प्रदूषण और कम होगा, ये वो प्रदूषण का कारण नहीं है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण हो गया वनों की कटाई। ठीक है, घास स्थल कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? यूपी टेट 2012 में और उत्तराखंड टेट 2014 में। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, तो दब्बे याद होगा आपको, एक ट्रिक दिए थे दब्बे, यानी दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ट्रिक को याद रखिएगा। लानोस घास स्थल कहाँ पाया जाते हैं? लानोस घास स्थल कहाँ पाया जाते हैं? तो आपको याद है ना, पूस ब्राक के बेला बा, पूस ब्राकम वेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, ब्रा से ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस, और वेला में वे को कहते हैं वेनेजुला और ला से कहते हैं लानोस, यानी वेनेजुला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो लानोस किसका है? वेनेजुला का है। राइट आंसर इसका सी है। ये राजस्थान, जिसको रिट 2019 में और यूपी टेट 2017 में पूछा गया है।